Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue transfer pricing. So last क्लास में हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था रेंज कॉन्सेप्ट, और रेंज कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था? बताओ जल्दी से रिवाइज करो, रिवीजन करो जल्दी से, बताओ क्या कवर किया था? रेंज कॉन्सेप्ट में बताया था जब 6 या उससे ज्यादा ऑनलाइन प्राइस निकल के आ रही हो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से, और किस केसेस में बताया था? कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड और कॉस्ट प्लस मेथड और टीएनएम मेथड। इसमें प्रॉफिट एक्सपेरिमेंट मेथड को एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगर इनके केस में क्या 6 से ज्यादा ऑनलाइन प्राइस निकल के आती है तो उस पर क्या लगे, क्या अप्लीकेबल होगा? रेंज कॉन्सेप्ट। ओके, और ये भी बताया था क्या कि 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, ये समझाया था मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, ठीक। और क्या था, और उसमें क्या था, जो 35 परसेंटाइल था और 65 परसेंटाइल निकल गया था तो उसमें क्या लेते हैं, उसकी जो रेंज निकल के आती थी। अगर जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है अगर उसी रेंज में फॉल करता है तो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है उसी को क्या मान लेते हैं, उसी को डीम टू ऑनलाइन प्राइस। अगर वो उस रेंज में फॉल नहीं करता है तो क्या करते हैं, उसका मीडियन निकालते हैं। ओके, तो यही था। और उसके बाद क्या था, और कोई अगर उसमें क्या है, फ्रैक्शन में आता है, होल नंबर में नहीं आता, 35 परसेंटाइल और क्या 65 परसेंटाइल, तो उसे क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं एज 1। और अगर क्या है 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल करते हैं और वो क्या है, राउंड ऑफ किसमें, होल नंबर में आता है, तो होल नंबर में तो क्या लेते हैं, उसका जो होल नंबर में आया है नंबर और उसके साथ उसके सक्सीडिंग वाला एक नंबर, उसमें जो ऑनलाइन प्राइस गिवन है, जो दोनों ऑनलाइन प्राइस गिवन है तो उनका क्या लेते हैं, एवरेज करते हैं, है ना। जब एवरेज करते हैं दोनों का 35 परसेंटाइल और 65 परसेंटाइल का, तो वहां पर क्या निकल गया था, एवरेज, है ना। दोनों की जो एवरेज, जो फिर उसके बीच की जो रेंज आती है तो उस रेंज में फिर चेक करते हैं। ओके, ये तो था ना। और इसमें क्या था, और असेंडिंग, पहले क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लगाना था। ओके, और आप क्या करेंगे, और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं रेंज कॉन्सेप्ट को। इसमें क्या है, जब मल्टीपल ईयर का डाटा गिवन हो तो उसमें हम ऑनलाइन प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीपल ईयर मींस करंट ईयर का डाटा और लास्ट 2 ईयर का डाटा, दैट इज नोन एज मल्टीपल ईयर डाटा। और इसमें क्या, ये 3 केसेस में लगेगा। कितने केसेस में? 3 केसेस में एप्लीकेबल होगा। कौन सा? एक वेटेड एवरेज वाला। इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करते हैं, देखो ये किस किस मेथड में यूज होगा। देखो, नंबर 1 है आरपीएम मेथड, फिर कौन सा है, कॉस्ट प्लस मेथड, और उसके बाद टीएनएमएम मेथड। इसमें कप मेथड भी नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। जब मल्टीपल ईयर का डाटा गिवन हो तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम वेटेड एवरेज निकालते हैं। किसका? देखो, वेटेड एवरेज किसका निकालते हैं, उसमें प्रॉफिट गिवन होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा, और उसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको क्या करते हैं, तीनों ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, और तीनों ईयर का ऑपरेटिंग कॉस्ट को क्या कर देते हैं, बताओ, तीनों का ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में ऑपरेटिंग कॉस्ट, और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उसमें जो परसेंटेज में निकल के आएगा प्रॉफिट, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। ओके, तो मैंने इसमें क्या समझाया, देखो वेटेड एवरेज कब करते हैं, जब क्या हो, देखो आरपीएम मेथड और सीपीएम मेथड, और कौन सा है बताओ, टीएनएमएम मेथड। जब ये मेथड गिवन हो तो उसमें हम वेटेड एवरेज करते हैं। किसका? जब मल्टीपल ईयर का डाटा गिवन हो। जब मल्टीपल ईयर का डाटा गिवन हो तो हम इस मेथड से जो भी 6 से ज्यादा ऑनलाइन प्राइस है तो उसका क्या करते हैं, वेटेड एवरेज। और वेटेड कैसे करते हैं, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, अब इसमें जो तीनों ईयर का डाटा है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस कर देते हैं, और इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्लस कर देते हैं तीनों साल का। तो अब देखो, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले। देखो साइड में सीरियल नंबर गिवन है, नेम, 1 ईयर, उसमें देखो 1 ईयर का गिवन है, सेकेंड ईयर का गिवन है, और 3rd ईयर में करंट ईयर का भी गिवन है।
तो अब देखो क्या करेंगे, पहले सीधा पहले करते हैं हम इसका एग्रीगेशन कर लेते हैं, पहले टोटल निकाल देते हैं। टोटल का मतलब क्या है, इसमें देखो जो फर्स्ट ईयर का कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है और सेकेंड ईयर का ऑपरेटिंग कॉस्ट है और जो थर्ड ईयर में करंट ईयर का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पहले उसे टोटल कर लो और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसे भी टोटल कर लो, फिर उसका क्या निकाल दो, वेट निकाल दो, वेटेड एवरेज कर दो। तो देखो क्या कैसे करना है इसमें, आप डालते हैं आंसर, ओके, सीरियल नंबर, नेम, फिर इसका टोटल ले लेंगे। टोटल के बाद पहले यहाँ टोटल आएगा, फिर क्या करेंगे, वेट, वेटेड एवरेज। ओके, अब इसके बाद देखो क्या है, ये भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पर क्या है, नेम क्या, A B C D E F G। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, टोटल करो। देखो पहले ए का टोटल करो, देखो ए का करना है, ईयर 1 में कितना, देखो 100 है और ईयर 2 में 150 और ईयर 3 में देखो कितना है, 225। इसका टोटल कितना हो रहा है, देखो 100 150 250 और 225, तो कितना होगा 475। तो कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू 475। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कितना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 12 है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 10 है और थर्ड ईयर में है कितना 35। तो टोटल हो जाएगा 10 12 22 और 35 20 हो जाएगा 57। अब देखो नेक्स्ट करो बी में। अब बी में कितना, देखो बी का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का टोटल करो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट 80 और 125 कितना हो गया बताओ, 205 और 100 305 हो जाएगा। ये हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट 305 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो कितना हो जाएगा, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 5 15 15 10 25। और उसके बाद सी का देखो, सी में कितना 250 230 500 250, ये हो जाएगा 700। ये हो जाएगा इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाएगा 730। ओके, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो पहले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 22 26 18 22 26 कितना हो गया 48 और 18 कितना हो जाएगा 66। अब इसी तरह डी का भी निकालो, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डी में देखो क्या है 180 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 222, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और 150 तो कितना हो जाएगा 550। और कितना उसका टोटल प्रॉफिट निकालो। फर्स्ट ईयर देखो डी के फर्स्ट ईयर में -9 है प्रॉफिट और उसके बाद है 22 और 9 माइनस करोगे तो कितना होगा बताओ, 13 और ये कितना हो जाएगा 20 33। और ई में देखो, ई का करो, ई का निकालो टोटल कॉस्ट कितनी है 140 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है 100 तो 240 और थर्ड ईयर में 125 240 340 365। ऑपरेटिंग कॉस्ट 365 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा इसका, ई का है ना, ई का 21 और दो देखो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में माइनस में प्रॉफिट है तो माइनस में कितना 13 21 में 13 माइनस करोगे तो कितना होगा 8। ओके, अब एफ में देखो, एफ में देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 1, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 1, ऑपरेटिंग कॉस्ट फर्स्ट ईयर में 160 सेकेंड ईयर में 120 और
थर्ड ईयर में है 140, तो इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 160 और 122 कितना हो जाएगा ये 280 और प्लस में 140, तो कितना हो जाएगा 280, 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 380 और 40 प्लस करोगे तो 420 ऑपरेटिंग कोस्ट 420 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 21 14 15 प्लस करोगे तो कितना होगा 21 14 कितना हो जाएगा 35 15 50। अब जी में निकालो ऐसे ही ऑपरेटिंग कोस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो इसमें करो फर्स्ट ईयर 150 280 प्लस 155 यह 3435 और इसका प्रॉफिट 21 12 33 3 33 13 46। अब क्या करना है देखो पहले क्या किया हमने इसका सबका पहले हमने टोटल कर लिया प्रॉफिट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। पास्ट ईयर का मतलब इसमें यही है क्या लास्ट 2 ईयर का डाटा और उसके बाद करंट ईयर का डाटा जो भी है आमलेट प्राइस उसका क्या कर लेना ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल कर लो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टोटल कर लो। अब क्या कर दो इसका एवरेज निकाल दो सबका, निकालो जल्दी से। देखो कैसे निकालना है कैसे करना है देखो 57 इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया ना, इसको क्या है इंटू में 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन ने ऑपरेटिंग कॉस्ट करो और इंटू में 100 कर दो तो क्या होगा 57 डिवाइड बाय 475 इंटू में 100 ये कितना आ रहा है 12%। अब इसका करो 25 डिवाइड बाय 305 इंटू में 100 8.19%। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला निकालो 66 डिवाइड बाय 730 इंटू 100 ये आ रहा है 9% लग जाए। अब दूसरा करो कितना अब दूसरा करो किसका अब इसका करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है ऑपरेटिंग कॉस्ट है 550 ऑपरेटिंग कॉस्ट और 33 कितना है 33 डिवाइड बाय 550 इंटू में 100 333 डिवाइड बाय 550 इंटू में 100 ये आ रहा है 6% और उसके बाद करना है 8 अपॉन में 365 8 अपॉन में 365 डिवाइड बाय इंटू में 100 8 डिवाइड बाय 365 इंटू में 100 ये आ रहा है 2.19%। अब तो 50 डिवाइड बाय 420 इंटू में 100 ये आ रहा है 11.90%। उसके बाद 46 डिवाइड बाय 425 इंटू में 100 ये कितना है 10.57%। ओके अब इसका क्या करना है अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किस में करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो इसे असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा कौन सा ये है ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में इसे लगाना है सिर्फ ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद क्या करना है वही 35 और 65 का ले लेना है इसका जो उसके बीच में फिर क्या करना है बताओ फिर जो एक्चुअल इसका ट्रांजैक्शन गिवन है और जो एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है उसका भी क्या करेंगे उसका भी हमें परसेंटेज में निकालना है ठीक है। और वो इसके बीच में परसेंटेज में आ रहा है किसके बीच में 35 परसेंटाइल के और 265 परसेंटाइल के जो आएगा उसके बीच में अगर आ रहा है रेंज में फॉल कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा तो जो उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस होगा वही क्या बन जाएगा उसका आउटलेट प्राइस। अगर उसमें नहीं आता है तो क्या निकालेंगे मीडियन निकालेंगे ओके बाकी तो वही सेम रहेगा प्रोसीजर। सो लेकिन यहाँ पर जब परसेंटेज है तो वहां पर भी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस और प्रॉफिट का क्या करना है उसमें भी परसेंटेज में निकालना है पहले ठीक है। बाकी सब सेम प्रोसीजर रहेगा। सो वीडियो पॉज करो लिखो इसे जल्दी से देखो ना अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए क्या जब पास्ट ईयर का डाटा गिवन हो
ठीक है। फर्स्ट ईयर का डाटाबेस क्या है, करंट ईयर का डाटा और लास्ट ईयर का डाटा। और अगर उसमें क्या हो, जैसे 3 ईयर या 3 ईयर का बोला है मैंने, तो उसमें एक दो बीच में गैप हो गया, लाइक फर्स्ट ईयर का गिवन है, फर्स्ट ईयर का गिवन नहीं है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर करंट ईयर का गिवन है, तो उसमें कैसे निकालेंगे। और क्या है, और फर्स्ट सेकेंड ईयर में गिवन है और थर्ड ईयर में करंट ईयर में गिवन नहीं है डाटा, ऑनलाइन क्लास गिवन नहीं है, तो उसमें कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे उसमें ऑनलाइन क्लास। अगर डाटा मिसिंग है, बीच में डाटा क्या है मिसिंग है, तो क्या करोगे उसमें, तो उसमें बताओ जल्दी से क्या करोगे। तो देखो क्वेश्चन देखो एक साइड क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में देखो ए में देखो ईयर 1 में भी गिवन है, ईयर 2 में भी गिवन है और ईयर 3 में भी गिवन है। और ईयर और किसमें देखो बी में, देखो बी में देखो उसमें क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है ईयर 1 और 2 में, लेकिन थर्ड ईयर मीन्स करंट ईयर में गिवन नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें यही करेंगे, जितना डाटा गिवन है उसको टोटल कर लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को टोटल करो और जो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे भी टोटल करो, उसी का एवरेज निकाल दो बस। ठीक, उससे कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और क्या देखो अब इसमें देखो साइड में आंसर दिया है, देखो आंसर भी दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो साइड में आंसर में देखो ये लिखा है, देखो साइड में देखो जो टोटल है ना, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 205 है, बी का मैं बता रहा हूँ, और टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना 15 है। जितना तुम्हें डाटा गिवन है बस उसी का यूज कर लो, दैट्स इट। और वही देखो अब किसके केस में देख रहा है तुम्हें, डी के केस में देखो, डी के केस में ईयर 1 में डाटा गिवन नहीं है, ईयर 2 में गिवन है और करंट में नहीं गिवन है, तो ईयर 2 में जो है उसी का वेट निकाल लो, बस खेल खत्म। और उसके बाद भाई ई में देखो, फिफ्थ में ई में क्या है, ईयर 1 और 2 में गिवन नहीं है और करंट ईयर में गिवन है, तो करंट ईयर का जो डाटा है उसी का एवरेज निकाल दो, दैट्स इट। ओके। और क्या है, इन केस तो क्या होता है कि कोई डाटा ऐसा मिस उससे रिलेटेड है ही नहीं, वो इससे अनकंपेरेबल है, वो इससे कंपेरेबल है नहीं, इससे रिलेटेड डाटा ही नहीं है जो इसमें दे रखा है, और कोई और डाटा दूसरी कंपनी का है तो हम उसे यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे, और जो यहाँ पर जो रोंगली बाय मिस्टेकली यहाँ पर पुट कर रखा है जो अनकंपेरेबल है, तो उसे क्या कर देंगे, वो यहाँ से रिमूव कर देंगे और दूसरे वाले को यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर इनपुट कर देंगे उसे, ठीक है, उसे यहाँ शो करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसमें अगर जितना भी डाटा है सिर्फ उसी का भी वेट निकाल सकते हैं, ये नहीं कि तुम्हें 3 साल का ही गिवन हो। ओके, अगर उसमें एक 2 ईयर का मिसिंग है तो इग्नोर कर दो, जिस ईयर का गिवन है उसी ईयर का यूज कर लो। और दूसरा क्या है, अगर कोई भी बीच में ऑमलेट प्राइस ऐसा है जो उस बेस्ट फिट है ही नहीं, मतलब उसके वो अनकंपेरेबल है, वो इससे रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो। और दूसरा अगर कोई डाटा है मैच हो रहा है, वो इसी से रिलेटेड है, जो मैथ यूज करके यहाँ पर ऑमलेट प्राइस निकाला है, तो उस वाले को यहाँ पर क्या करना है, उसे कंसीडर कर लो और दूसरे वाले को रिमूव कर दो, दैट्स इट। ओके, तो ये क्या था, रेंज कॉन्सेप्ट था। अब इसमें अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, अब देखो क्या होता है, तो इसमें क्या चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, तो बस ये मैंने करा दिया आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या इसमें देखो, अब देखो 92D, सेक्शन 92D क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या ये बताता है कि हमें कैसे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने चाहिए और कब मेंटेन करने की जरूरत है और कितने ईयर तक हमें उसे अपने पास कैरी करके रखना है एक कंपनी को। ओके, जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करती है तो उसे कैसे डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं वो बताते हैं सेक्शन। क्या लिखा है, सेक्शन 92D मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। करेगा फर्स्ट वन देखो, एसएससी एंट्रिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड बाय सीबीडीटी। अब इसमें क्या है देखो, कुछ ऐसी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन भी होती हैं, उससे क्या है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, कुछ डोमेस्टिक एरिया जैसे होते हैं उन्हें क्या है, उन्हें क्या मानते हैं, ट्रीट करते हैं जैसे वो उसमें जब हम इम्पोर्ट क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मानते हैं उसे, इजंट इट? ऐसे काफी आपने भी सुना होगा, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की बात हो रही है।
अगर यहाँ पर क्या लिखा है, एसएससी एंट्री इनटू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड, और वो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वो भी डिस्कस करूंगा मैं लेटर ऑन। ओके, तो क्या लिखा, टू मेंटेन डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफाइड बाय सीबीडीटी। तो इसमें अगर कोई एसएससी और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है या डोमेस्टिक कोई ऐसे सच ट्रांजेक्शन है, तो उसमें क्या है, सीबीडीटी क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि ऐसे आपको डाटा मेंटेन करना है, स्पेसिफाइड करेगा और करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट entity of an international group shall keep and maintain such information and document in respect of international group as may be prescribed master file। अब इसमें क्या, एक मास्टर फाइल बनानी पड़ेगी, किसे, कॉन्स्टिट्यूएंट एक एंटिटी होता है, उसे क्या है, एक मास्टर फाइल बनाएंगे, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी ट्रांजेक्शन जो भी हुआ है इंटरनेशनल से रिगार्डिंग वो सारी उसे कीप करके रखनी है। ओके, और उसके बाद क्या है, थर्ड में the assessing officer or site may in the course of any proceeding under this act require any person referred to point 1 to furnish the information and document referred there within the period of 30 days from the date of receipt of notice। अब देखो, जो एसएससी को देखो, जो सीबीडीटी ने क्या किया है, इन्हें बताया है कि ऐसे आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं पॉइंट 1 में। तो जब भी क्या मांगते हैं सीबीडीटी, जो भी उसका साइड या असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर क्या करती है, वो डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो उन्हें विद इन 30 डेज के अंदर प्रोड्यूस करना है एसएससी को। अगर विद इन 30 डेज प्रोड्यूस नहीं करते तो क्या वो एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, मोर विद इन 30 डेज अगर प्रोड्यूस नहीं करवा पाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ओके, कितने, 30 डेज और मोर एक्सटेंड करवा सकते हैं उससे। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी शेल फर्निश द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड देयर इनटू अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 286 विद इन द टाइम एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होता है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रेफर्ड और देयर विद द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 286 और विद इन टाइम और मैनर क्या करेगा, वो प्रिस्क्राइब करेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी क्या है उसने रिकॉर्ड किए हैं। ओके, इंफॉर्मेशन। और क्या लिखा, नोट में तो क्या लिखा, नोट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन ओनली इफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज मोर देन 1 करोड़। क्या है, अब डॉक्यूमेंट कब मेंटेन करने की जरूरत है, जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है, मोर देन 1 करोड़ हो जाती है। और सेकेंड पॉइंट क्या है नोट का, और वही डॉक्यूमेंट जो मेंटेन किए हैं उन्हें 8 ईयर तक अपने पास रखने हैं, कैरी करके रखने हैं 8 ईयर तक, 8 साल तक। ओके, तो ये क्या था, डॉक्यूमेंटेशन का था। ओके, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद क्या है, सेक्शन 92E। सेक्शन 92E क्या बोलता है, रिपोर्ट ऑफ सीए। सीए का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ सीए क्या लिखा, एसएससी रिक्वायर्ड टू फाइल रिपोर्ट ऑफ सीए इन द फॉर्म नंबर 3CEV अप टू 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। और जो रिपोर्ट सीए प्रिपेयर करेगा वो कब तक फर्निश करनी है, वो रिपोर्ट फाइल करनी है, जो सीए फॉर्म नंबर कौन सा है उसका, 3CEV। इसे याद करना है, ये उसमें आ सकता है 1 नंबर में। ओके, तो इसे याद कर लेना है। और क्या लिखा, ये कब करनी है, देखो रिटर्न जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करती है उसकी रिटर्न की लास्ट डेट कितनी होती है, 30 नवंबर होती है। ओके, असेसमेंट नेक्स्ट ईयर की जो असेसमेंट ईयर होता है उसकी 30 नवंबर होती है। तो इसे करना होता है 1 मंथ बिफोर फाइल करनी होती है। फॉर्म नंबर 3ECV। इस फॉर्म नंबर को में कब रिपोर्ट फाइल करनी होती है, 1 मंथ बिफोर जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी लास्ट डेट होती है। लास्ट डेट क्या होती है, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। ओके, और असेसमेंट ईयर के जो 30 नवंबर है उससे 1 मंथ पहले क्या करनी है, रिटर्न फाइल करने से पहले 1 मंथ पहले 3CEV रिपोर्ट फाइल करनी है। ये ध्यान रखना है बस, इसमें यही है।
अब उसके बाद क्या देखो, उसके बाद पेनल्टी। अब पेनल्टी में देखो क्या लिखा है, सेक्शन 270AA। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पेनल्टी। और पेनल्टी क्या, पेनल्टी है कब पेनल्टी लगेगी, कब और किस पर कितनी पेनल्टी लगेगी। ओके, तो देखो क्या लिखा है, फर्स्ट सेक्शन 271AA। तो इसमें क्या लिखा है देखो, फेलियर टू कीप एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 92D। और जो अभी 92D पढ़ा था उसमें अगर क्या होता है, ये फेल हो जाता है कीप और मेंटेन डॉक्यूमेंट्स। ओके, मेंटेन करने में डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। और कहेगा फेल टू रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन, और जो ट्रांजेक्शन किया उसकी रिपोर्ट करना क्या हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, फेल कर जाता है तो भी क्या है। और उसके बाद क्या, सेकेंड फेल टू मेंटेन फर्निश करेक्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अब इसमें देखो, फेल टू मेंटेन फर्निश करेक्ट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। तो तीन केस दिए हैं, कौन कौन से देखो, पहले फेल टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स, ओके, और नंबर 2 क्या है, फेल टू रिपोर्ट ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन उसे रिपोर्ट करना भूल जाता है और फेल कर जाता है। और उसके बाद क्या है, फेल टू मेंटेन फर्निश करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट डॉक्यूमेंट्स अगर ये 3 केस है तो उसमें क्या है, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन का क्या लग जाएगी, पेनल्टी लगेगी। जो वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन हुई है ना इंटरनेशनल, उसका 2% लेंगे, उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद देखो फोर्थ में क्या लिखा है, फोर्थ में फेल टू फर्निश इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट मास्टर फाइल। अब मास्टर फाइल का मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है अगर वो क्या कर जाता है, फेल कर जाता है टू फर्निश इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, तो उस केस में 5 लाख की पेनल्टी लगती है। कितने की लगती है, 5 लाख की। अब नेक्स्ट देखो 271G, इसमें क्या लिखा, फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट एज पर सेक्शन 92D। और क्या है, फर्निश, जो अगर तुमने डॉक्यूमेंट मेंटेन कर दिए हैं, ठीक है, मेंटेन किए हैं, सब कुछ किया प्रॉपर, बट आप क्या करना, फर्निश करना भूल गए, जो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मेंटेन किया उसे फर्निश करना भूल गए, तो उसमें क्या, उसमें कितनी पेनल्टी लगेगी, उसमें लगेगी, उसमें भी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन की पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट में लिखा है सेक्शन 271BA में क्या देखो, फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ द CA पर सेक्शन 92E। अब जो CA की रिपोर्ट है 92E में बनाई है, जो CA की रिपोर्ट कौन सी है, 3CEB रिपोर्ट। और अगर फेल कर जाते हैं, भूल जाते हैं, कुछ भी होता है, फेल हो जाता है फर्निश करना, तो उसमें कितना है, 1 लाख की पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी, 1 लाख की। अब देखो नेक्स्ट देखो क्या है, सेक्शन 270A, इसमें क्या है, अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। 270 एक हिस्सा है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। और क्या मिस रिपोर्ट कर देते हैं इनकम, कुछ हाइड कर दी, कुछ छुपा लिया, कुछ पोर्शन ऑफ इनकम का, तो उसमें क्या है, तो देखो फेलियर टू रिपोर्ट एनी ट्रांजेक्शन वुड कॉन्स्टिट्यूट मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अगर क्या कोई ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल हुई है और वो क्या है, वो रिपोर्ट की नहीं है, जो ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल हुई है, तो उसे क्या ट्रीट करेंगे, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। जो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगी तो उस पर 200% तो टैक्स की पेनल्टी लगेगी। जो उस पर टैक्स निकल के आएगा उसका 200% करेंगे। अगर पेनल्टी सीखनी है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी है अलग से। अगर पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें आप देख सकते हो। तो इसमें जो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आती है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की टैक्स लायबिलिटी, उसका 200%। सपोज मिस रिपोर्टिंग इनकम का टैक्स, जो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, उस पर टैक्स कितना कैलकुलेट हो गया है, 1 लाख। ओके, ये टैक्स आया है उस पर, तो इसका 200% कितना होगा, 2 लाख। मतलब इतनी की पेनल्टी लग जाएगी। इतनी पेनल्टी ये तो देनी पड़ेगा, उसके पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये था पेनल्टी का। सो क्या क्या कवर कर दिया मैंने, जब क्या हो, वेटेड एवरेज गिवन हो, है ना, वेटेड एवरेज में क्या है, वेटेड एवरेज में मल्टीपल का डाटा गिवन हो। कब मल्टीपल का डाटा किस केसेस में कंसीडर करेंगे, बताओ, आरपीएम के केस में, और जल्दी से बताओ
कॉस्ट प्लस मेथड के केस में और टीएनएम मेथड के केस में। और इन केस में मल्टीप्लाई का डाटा गिवन है तो उसमें क्या करेंगे, वेटेड एवरेज निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, फिर असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, फिर सेम वही प्रोसीजर रहेगा जैसे 35% है और 65% है। और उसके बाद क्या डिस्कस किया, 92D में क्या करना होता है, इसमें हमें डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं। और डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत कब पड़ती है, जब 1 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन होती है, 1 करोड़ से ऊपर की ट्रांजेक्शन होती है, 1 करोड़ से ऊपर की, तो उसमें क्या, और उसके बाद 8 ईयर तक हमें क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और 92E में क्या था, उसमें सी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ओके, टीपी रिपोर्ट बोलते हैं उसे, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट होती है, वो तैयार होती है। और उससे तैयार करने के लिए उससे तैयार किसमें, उसका फॉर्म क्या है, 3CEV, MCQ क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है, ठीक है, 1 करोड़ वाली लिमिट और ये 3CEV, और 8 ईयर तो नॉर्मली होते ही है, ठीक है। और उसके बाद बताओ, उसके बाद हमने पेनल्टी डिस्कस की, ओके। So I think it is enough for today. In next class, I will cover important topic of transfer pricing. So I think it is enough for today. In next class, we will continue transfer pricing. और next class में हम क्या करेंगे, एक important topic है, उसमें से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसी टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें आते का मतलब है, जैसे आज इस नवंबर का टाइम नहीं आया तो किस में आएगा, फिर जून में आएगा, और जो जून में मतलब मई में आएगा सी वालों के लिए, और जो जून में नहीं आया वो दिसंबर में आने का चांस होता है। इतना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू ट्रांसफर प्राइसिंग। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।